तो बच्चों स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो चैप्टर 4 से रिलेटेड तीसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैं जो चैप्टर के बाहर वाले क्वेश्चन जो अध्याय के अंदर दिए होते हैं बुक के अंदर थे वो करवाए। सेकंड नंबर वीडियो के अंदर हमने चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया। और देन अब ये वो क्वेश्चन है जो बाहर से हैं और हमारे नोट्स वगैरह के अंदर से मैंने निकाले हैं, तो उनका बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो ये नंबर इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट, और हालांकि मैंने क्वेश्चंस को नंबर के हिसाब से सेट किया है कि ये 1 नंबर में आ सकता है, ये 2 नंबर में आएगा, ये 5 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आएगा, उस हिसाब से सेट किया है। तो ये वाली जो लास्ट वीडियो होगी हमारे चैप्टर 3 के ऊपर, वो लास्ट वीडियो है, नहीं सॉरी, चैप्टर 4 के ऊपर हमारी क्या होगी, ये लास्ट वीडियो होगी। चैप्टर 4 हमारा इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड कंपाउंड, मतलब कार्बन एवं उसके यौगिक। ये चैप्टर मोस्ट मतलब अच्छा भी है ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वैसे ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो अब ये आपने सोचा होगा, चलो ये बात तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ने को हो गया हमारा ख़त्म होने को, तो आपने ये नहीं सोचा कि हमारे पूरी बुक के अंदर ये कार्बन्स के ऊपर ही चैप्टर क्यों दिया, क्यों दिया? कोई बता सकता है? जो बता सकता है वो कमेंट करो, ठीक है? और जो नहीं बता सकता मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये कार्बन के ऊपर ही चैप्टर क्यों दिया? क्योंकि हमारे आसपास जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके अंदर क्या होता है, जो भी जलने वाली चीज़ हो, लगभग जितनी भी जलने की चीज़ें होती है वो किससे रिलेटेड होती हैं? कार्बन से रिलेटेड होती हैं। हालांकि या फिर उसको कहने की बात आ जाए कि ऐसी चीज़ें जिनको क्या करें, जलाने पर येलो कलर की क्या दे, येलो या फिर रेड कलर की जो ज्वाला उत्पन्न करे, क्या फ्लेम निकाले, वो क्या होते हैं, उसमें ही कार्बन होता है। अब जैसे लकड़ी में मान लो उसमें भी कार्बन है, जो पेट्रोल वगैरह हुआ, पेट्रोलियम्स वगैरह, उनके अंदर भी कार्बन है, कोयले तो होते ही कार्बन के अंदर है, वो हमारे चैप्टर के अंदर आ गया, ठीक है? तो इस वजह से कार्बन की महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उनसे रिलेटेड क्या है, बेनिफिट्स भी हैं, कुछ क्या है लेसेस भी हैं, जैसे कि डिसएडवांटेज, वो हमारे जीवन में किस तरीके से, कहने का मतलब डिसएडवांटेज दे पाते हैं। तो ये इस वजह से हमारा क्या अलग से चैप्टर चलता है किसका, कार्बन्स का। अब स्टार्ट करते हैं हमारे ज़्यादा टाइम ना लेके आज की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कहने का मतलब अन्य महत्वपूर्ण जो चैप्टर के बाहर वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जी हमारा है, निम्नलिखित यौगिकों के अगले समजात श्रेणी के यौगिक लिखिए। मतलब इसकी समजाति श्रेणी में और इसके आगे आने वाले यौगिकों में लिखना है। सबसे पहले इसमें दे क्या रखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है C2H4 एंड C3 और H7 और OH, ये दे रखा है, ठीक है? तो इससे नेक्स्ट वाला वो कह रहा है अगला क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन संख्या जब 2 है तो वहाँ जाके कार्बन की संख्या अगली क्या होगी, 3 हो जाएगी। भी होगी कि नहीं होगी? अब क्या होता है, जो कार्बन की संख्या 2 है, सबसे पहले इसके अंदर देखो OH समूह जुड़ गया है, तो इसका अंदर मतलब क्या है, ये फिर उसके किसके अंदर चला गया, ये एल्किन समूह में गया था, उसके बाद OH इसमें जुड़ा, तब इसने इसको क्या किया, संतृप्त किया होगा। चलो देख लेते हैं। तो इसमें देखो H4 लिखा है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा होगा, लगभग उसमें फॉर्मूला लगा होगा 2N, सॉरी गलती दिया, एक सेकंड, CnH2n, ये वाला फॉर्मूला लगा होगा। मान के चलो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, तो फिर भाई n की जगह 2 लिख देंगे, n 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया, 4, ये हो गया। तो अगला हमारा क्या होना चाहिए था, ये देखो CH4 C3H7OH है। तो अगला वाला जिसमें क्या हो जाएंगी, कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एंड जहाँ पे 3 था वहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 बढ़ा दी गई, एंड इसमें भी एक कार्बन की संख्या बढ़ गई, ठीक है? H यहाँ पे 2 था, तो वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। और एंड यहाँ पे 7 था, तो यहाँ पे 2 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है? और OH को ऐसे कैसे, ये अगला क्या हो जाएगा, हमारा अगला यौगिक कंपाउंड हो जाएगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन में आएगा, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में कार्यात्मक समूह की पहचान कीजिए। कार्यात्मक नहीं सॉरी, प्रक्रियात्मक समूह है क्या, ये प्रक्रियात्मक, ठीक है? प्रक्रियात्मक समूह ये। अब प्रक्रियात्मक समूह इसका मतलब क्या करेंगे, हमें पता लगाना है कि कौन सा है इसके अंदर। सबसे पहले दे रखा है ये वाला,
तो सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये वाला जो इसका मतलब है एल्डिहाइड, मतलब हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा हुआ हो। और अगर यहाँ ना हो कि ऐसा हो, ये वाला जो वीडियो सॉरी ये वाला जो दे रखा है ये हो, तब क्या होगा, कीटोन। है तो ये दिखने में एक जैसे ही, हाइड्रोजन को उस साइड लिख रहा है, ऑक्सीजन को इस साइड लिख रखा है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है, खाली छोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन का समूह बन जाएगा, और वो कौन सा बन जाएगा, एल्डिहाइड का समूह बन जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक समूह समझ लेंगे जब क्या हो लास्ट में ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, और खाली ऐसा हो तो वो क्या होगा, कीटोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एल्काइन का सामान्य गणितीय सूत्र क्या है। तो एल्काइन समूह का सामान्य गणितीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई, CN। एल्काइन दिया है, इसका मतलब क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो क्या हो जाएगा CnH2n-2। क्या हो जाएगा, CnH2n-2। अब एल्केन का पूछ ले मान लो, तो क्या हो जाएगा CnH2n+2। ये हो जाएगा किसका, एल्केन समूह का। उसके बाद आ जाती है बात एल्कीन की, तो एल्कीन के लिए क्या लग जाएगा, CnH2n। देख रहे हो भाई, हर बार क्या कर रहा है, 2 घटाते जा रहा है, और जब एल्काइन किया जाएगी तो मैंने बता ही दिया क्या आ जाएगा, CnH2n-2। हर बार 2 घटाते हुए जा रहा है। तो कहने की बात हुई, जब एल्कीन और एल्काइन समूह किसके अंदर चले जाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एल्केन समूह किस में होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल्कीन समूह और एल्काइन समूह में क्या होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, इस वजह से वो क्या कर, संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब डबल बॉन्ड का इस्तेमाल करके वो अपनी का इस्तेमाल करते हैं इस वजह से। और जब क्या हमने पढ़ा होगा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया लास्ट वीडियो के अंदर, कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप उसके अंदर जाके देख भी सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण क्या है और किस वजह से क्या होता है, ये असंतृप्त होते हैं, संतृप्त कैसे क्या चेंज होता है, और वनस्पति तेल वगैरह का वैसे कुछ दिया होगा, तो वहाँ से आप देख लेना। हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको ये क्या कहते हैं, जो ये पूरी वीडियो खत्म होगी उसमें लास्ट में आपको चिपका के दे दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके उसको ओपन करके देख भी सकते हो, नहीं तो आपको थंबनेल दिख जाएगा कि इनर क्वेश्चन नाम से, ऐसा कुछ उसमें मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इसमें देखो, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों को संतृप्त कार्बन यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, वही बात जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताने के लिए बोल रहा था कि उसमें देख सकते हो, तो वहाँ ये भी यहाँ भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ऐसे यौगिक, ऐसी प्रक्रिया का नाम बताना है जिससे क्या हो जाए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किस में चेंज हो जाएं, संतृप्त में चेंज हो जाए। तो क्रिया का नाम तो आप यहाँ से देख लोगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। लेकिन बाकी का बचा हुआ आपको वहीं मिलेगा कि इनका ऐसा क्यों क्या वगैरह, जो उस वीडियो में आप देख लेना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ जाते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि मीथेन दहन की का प्रतिनिधित्व करने वाले रासायनिक समीकरण लिखो। तो कह रहा है कि जब क्या करें, मीथेन का दहन करवाएं, तब क्या क्या लगेगा, तो वो बताना हमें। सबसे पहले मीथेन आ जाएगा, देन उसके बाद दहन का क्रिया किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ होगी भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो की जाएगी। दहन उसका मतलब, दहन मतलब जलाया जाएगा, उसको बर्न किया जाएगा। तो उसके बाद बनेगा क्या, सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या बन जाएगा, O2 लिखा है, तो एक ऑक्सीजन CO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गए, लेकिन बचे कितने, 3 कार्बन बचे हैं। नहीं, कार्बन तो एक ही बचा है, सॉरी, कितने बचे हैं। हाँ तो भाई अब देखते हैं क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, जल बनेगा, और क्या निकालेगा, और क्या निकालेगी, हीट क्या मिल जाएगा। देखो क्या मिल जाएगा, देखो सबसे पहले CH4 हो गया, CHN हो गया, ऑक्सीजन दोनों ले लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, H2O+। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की क्या हो गया, पूरा ऑक्सीजन हो गया पूरा, यहाँ पे 2 अणु, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 अणु। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं H2O की बात करते हैं। ऑक्सीजन का ये कणु यहाँ गया, तो यहाँ पे भी तो एक, तो यहाँ पे भी तो एक चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे 4 ऑक्सीजन के अणु हैं, 2 ही हैं, और यहाँ पे 2 ही हैं, और यहाँ पे हो गए, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, मान लो 2 लिख लेते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन कितने अणु, लेकिन हमने तो यहाँ, लेकिन हम हमारी साइड तो क्या है, हमारी साइड तो क्या है, तो यहाँ कर लेते हैं हम 2, यहाँ कर लेते हैं हम 4 ऑक्सीजन के अणु पूरे, और उसके बाद हाइड्रोजन के अणु देखो, हाइड्रोजन के अणु देखो 2 4, तो हाइड्रोजन के भी, इससे हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा,
पूरा सॉर्ट आउट हो गया कि ये संतुलित है, कि ये संतुलित है, अभिक्रिया बन जा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अब ये यहाँ तक अगला, अब ये यहाँ तक एक नंबर क्या हो सकते हैं, एक नंबर के अंदर आ जाने वाले लगभग एक नंबर के होंगे, लगभग एक नंबर के होंगे, नहीं होंगे ऐसे छोटे क्वेश्चन, नहीं होंगे, सबको ही पता है। अब बात आती है, अब बात आती है ऐसे दो नंबर क्या होते हैं, दो नंबर, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो नंबर के अंदर क्या है, दो नंबर का, ये देखो हमने लिखा है, ये देखो हमने लिखा है संक्षिप्त उत्तर प्रश्न 2 अंक का हो, जो क्या जो क्या दो नंबर के, जो क्या हो 2 नंबर के। अब उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन हम दे रखा है मक्खन और खाना पकाने के तेल के बीच अंतर करने का एक रास्ता। तो इसके अंदर हो जाएगा कि मक्खन को सबसे पहले क्या करेंगे, मक्खन और खाने बनाने तेल के बीच में क्या रासायनिक अंतर द्वारा बताना है। तो मक्खन क्या होगा ये पता लगाना है, और खाने के तेल के बारे में। तो सबसे पहले हो जाएगा, देखो हमने लिखा है, क्या लिखा है, मक्खन और खाना पकाने के तेल को क्षारीय KMnO4 के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। किसके साथ, क्षारीय KMnO4 के साथ उपयोग करके उसको क्या कर लेंगे, अलग किया जाता है, ठीक है। असंतृप्त होने के कारण खाना पकाने, मैंने देखा वनस्पति तेल की बात की थी पहले भी कि वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, वो आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे दे रखा है असंतृप्त होने के कारण केवल खाना पकाने का तेल क्या होता है, क्षारीय KMnO के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग को कम कर देता है, जबकि मक्खन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जब जिसके अंदर ये KMnO4 है उसके ऐसे कुछ अणु जो हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में हमने पीछे देखा था कि ऐसी स्थिति जब क्या होती है, कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसके अंदर क्या जुड़ जाए, किसमें परिवर्तित हो जाए, वो संतृप्त में हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। तो उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन या फिर अगर कोई और कोई यौगिक लिया है, कंपाउंड लिया है, तो वो जुड़ जाए तो उससे क्या हो जाए, संतृप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि जो खाना पकाने का तेल है, वनस्पति तेल, वो क्या है यहाँ पे असंतृप्त है। तब जब इसकी अभिक्रिया KMnO4 से करवाएंगे तो उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो KMnO4 का रंग कैसा, तो गुलाबी रंग का होता है। जैसे ही वो उसके साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, खाना पकाने के तेल के साथ, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा। लेकिन मक्खन में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि मक्खन क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब मक्खन आप सोच रहे होगे कि क्या चीज़ होगी, तो वो जो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा, तो उसमें मैंने करवाया था वनस्पति तेल और वनस्पति घी। तो मक्खन क्या हो जाए, वो घी बन चुका है, कौन, मक्खन। तो मक्खन को कहते हैं भी वही है, सही सबको पता है ये बात। तो ठीक है, आगे देखो, क्योंकि यह संतृप्त होता है, मैंने बताया क्योंकि यह संतृप्त होता है, ब्रोमीन वाटर वेस्ट का भी उपयोग करके यहाँ जहाँ खाना पकाने के तेल से भूरे रंग का निर्वहन होता है। ये पिछली वीडियो के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था और मैंने वहाँ पे बताया था कि उसमें हमने किसका इस्तेमाल किया था, ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया था। उसको पता, उसमें भी क्या हो रहा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके ब्रोमीन अपना रंग खो दे रहा था। और क्या कर रहा था, जब वो मक्खन या घी के साथ क्रिया कर रहा था तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ब्रोमीन का रंग वैसा का वैसा ही था। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान भी दे लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक कार्बनिक यौगिक X सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड और एक गैस Y बनाता है। सबसे X और Y की पहचान करो। पहले में बताना है कि X और Y की पहचान करो। उसके बाद B वाला क्या कह रहा है, क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्रता के साथ 243 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो क्या होगा। सबसे पहले ए वाले का जवाब दे देते हैं कि X और Y की पहचान करो। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक कार्बन यौगिक है X, वो सोडियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम एथोक्साइड बना रहा है। तो ठीक है, तो इसका मतलब कार्बनिक कंपाउंड क्या होगा। सबसे पहले तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देख ही लिया करो कि सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये तो पूरे चैप्टर में चला हमारा सोडियम का लगभग, ठीक है। आज मैंने क्लास ली तो स्कूल में भी बताया था, आपने देख लिया होगा। तो वहाँ क्या किया था, मैंने बताया था कि सोडियम एथोक्साइड का तुमसे पूछा भी था। तो ये क्या होगा, सोडियम एथोक्साइड का हमारा क्या फॉर्मूला कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। तो इससे पता लगा लो। अब इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जुड़ा है, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा था, सोडियम जुड़ा है। देन सोडियम अलग कर रखा है, इसने बोल रहा है सोडियम धातु के साथ। तो यहाँ पे हो क्या सकता था, सबसे पहले हो क्या सकता था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अलग किया है इसने। देखो क्या किया है इसने, हाइड्रोजन अलग किया है। क्या किया है, हाइड्रोजन अलग किया है, जो कि गैस है। तो इसका मतलब ये क्या थी, पहले इसके साथ थी हाइड्रोजन और अब क्या होगी, इससे दूर हट गई। तो हमारा भाई स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। सबसे पहले क्या हो जाएगा,
C2H5OH हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु बाहर निकले थे वो वापस लगा दिए हमने, साथ में क्या कर दिया, सोडियम के अणु दे दिए और ऐसा कर दिया। अब क्या है, जिससे क्या अभिक्रिया को संतुलित कीजिए टू टू करके। यहाँ पे टू किया तो सोडियम के दो अणु हो गए, इधर भी सोडियम के दो अणु हो गए। यहाँ पे कार्बन के अणु कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ भी 4 हो गए। उसके बाद H5, 5 2 जा 10, 10 यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन के दो अणु हो गए, हाइड्रोजन के दो अणु हो गए। तो इसने पूछा था कि एक्स और वाई की पहचान कीजिए। वाई जहाँ पे गैस थी, गैस ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। और ए कंपाउंड एक्स क्या था, हाँ एक्स ये वाला पूछा था, तो ये एक्स यहाँ पे क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। कार्बन के दो अणु है तो एथेनॉल हो जाएगा भाई, एक अणु होता तो मेथेनॉल होता। ठीक है, आगे देखो OH आया तो अपने आप दिख रहा होगा, प्रक्रियात्मक समूह जुड़ गया इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो एल्कोहल वाला। आगे देखो क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्रता के साथ 243 केल्विन पर गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले दे रखे हैं कौन सी सांद्रता, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। कौन सा, नहीं सॉरी हाइड्रोक्लोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये लिखा हुआ देखो। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कौन कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब मैं पूछ लूँ आपसे कि उत्प्रेरक होते क्या हैं, तो उत्प्रेरक वो चीज़ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, मतलब जल्दी कर उसकी क्षमता को जल्दी कर निपटाने का काम करते हैं। या फिर या क्या करते हैं, ऐसा कंपाउंड जो आपस में क्रिया ही नहीं करते तो उसको क्रिया करवाने का काम किसका हो जाता है, उत्प्रेरक का हो जाता है। अगर कोई पूछ ले उत्प्रेरक क्या है तो आपसे बता देना कि ऐसे यौगिक जब क्या करते हैं, आपस में क्रिया नहीं करते हैं तो उनको करवाने का काम करता है। या फिर ऐसे यौगिक जो धीरे धीरे स्लोली क्रिया करते हैं, कैसे रिएक्शन करते हैं, स्लोली, तो उनको क्या करते हैं, ये जल्दी करवाने का काम करता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब एथेनॉल को सांद्रता के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा एथेनॉल की फॉर्मूला लिख दिया भाई, इसको मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, जैसा कि ऊपर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो हो गया, उसकी क्रिया करवा देंगे। तो यहाँ से तो हमें वैसे ही पता लग रहा है। देखो आगे देखे क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा है कि ये क्या होगा, हमारा एक्शन कंपाउंड ये होगा भाई एथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ से भी पता लग जा रहा है एक तो। ठीक है, लेकिन बाकी कई बार नहीं दिया होता है ऐसा, क्योंकि एग्जामिनर तो बेवकूफ़ नहीं होता हर बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनाएगा भाई, ये अब क्या करेगा, जो ये एसिड होगा ये इसको तोड़ने का काम करेगा और क्या निकाल देगा, ये हीट भी मिल रही है इसको, ऊपर से गर्मी भी दे रहा है कितनी भाई, 243 केल्विन का। तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग हो गए एंड हाइड्रोजन जल को बाहर निकाल दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या है, दो अणु हैं। यहाँ पे कितने थे, 5 और एक के पीछे 6 था। तो यहाँ से क्या लिख रहा है, दो अणु ले रहा है। तो यहाँ पे बचेंगे कितने हाइड्रोजन की, दो और दो 4 बचेंगे। और कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन हो गए एंड 2 हाइड्रोजन हो गए, निकल गया आपका। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखो साबुनीकरण का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। यह साबुनीकरण तो मैंने क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इसको मार्क भी कर लेना, अच्छे से लिख लेना, चाहे वीडियो को यहीं रोक के आसानी से इसको लिख लो। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको बार बार देखना तो मेरा भी फ़ायदा वैसे देखने से तो, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वह प्रक्रिया जो साबुन बनाती है जब वह एस्टर एक क्षार की उपस्थिति में पानी के साथ क्रिया करता है। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कब साबुन बनता है, जब एस्टर क्या करता है, क्षार की उपस्थिति में पानी के साथ क्रिया कर लेता है। कौन, एस्टर क्रिया करेगा किसके साथ, पानी के साथ, तब क्या बनाएगा, क्षार की उपस्थिति में पानी के साथ क्रिया करेगा तब बनाता है साबुन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का नमक और शराब का उत्पादन होता है। तो उससे क्या मिलता है हमें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड का एक नमक, कहने का मतलब एक लवण प्राप्त होता है, उसका नमक एक लवण होता है। ठीक है, एंड एक शराब का उत्पादन होता है। शराब कौन, ये अल्कोहल का वो हो जाएगा, इथेनॉल या इथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। एंड और क्या हो जाएगा, साथ में एसिड का निर्माण होगा। इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। अब क्या कहेंगे, अब नॉर्मल भाषा में कि एस्टर की क्रिया जब किसके साथ करवाते हैं, पानी के साथ करवाते हैं, क्षार क्या हो कंपाउंड की उपस्थिति में, तब क्या किसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे लवण का निर्माण होगा। और साथ में किसका निर्माण होता है, किसका, एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो अब भाई, ये क्या हो गया, CH3 एंड ये क्या हो गया, नहीं सॉरी CH3 C
OO2H5 क्या हो गया, CH3COCH2 ये हमारा कौन है, ये एस्टर का फॉर्मूला है। उसके बाद क्या उसके साथ किसके साथ क्रिया करवाएंगे इसकी, NOH किसके साथ कराएंगे, NaOH किसके साथ करवा देंगे भाई, NaOH के साथ करवाएंगे। तो क्या निकालेगा, CH3 नहीं, सबसे पहले तो क्या निकाल देगा, लवण निकाल देगा। कौन सा निकालेगा, CH3Na। कौन सा निकाल देगा, CH3Na वाला निकाल देगा। वो तो क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, सोडियम मेटल उसके अंदर आ जाके जुड़ जाएगा। और उसके बाद निकालेगा क्या, Na2H5OH निकाल देगा। क्या निकालेगा, Na2H5OH निकाल देगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब आगे ये तो क्वेश्चन थे 2 नंबर तक के जो आ सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं ऐसे नंबर के क्वेश्चन जो क्या होते हैं 3 नंबर में आए। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए और इनमें मौजूद प्रक्रियात्मक, ये बार बार मिसस्पेल्ड हो रहा है, कोई नहीं, देख लेना। इसका प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है। ये प्रक्रियात्मक समूह की पहचान करें। ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, ये आपको यौगिकों की रचना बनानी है, संरचना बनानी है उनकी, जिनके और उनके साथ हाँ बनानी है, और उनमें वो भी पता लगाना है प्रक्रियात्मक समूह। तो संरचना बनाओगे तो पता तो लगाना ही पड़ेगा। तो पहला दे रखा है ब्यूटेनोइक, सबसे पहले चले जाएंगे ब्यूटेनोइक, ये हमारा पहला दे रखा है ब्यूटेनोइक। तो ब्यूटेनोइक दे रखा है। ओइक एसिड किसके यहाँ आता है, देखो ब्यूटेनोइक तो किसके अंदर आता है ये भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ना ओइक एसिड, तो इसके अंदर क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक के अंदर क्या होता है, C ऊपर डबल बॉन्ड, और एक क्या होता है, ये होता है किसका, कार्बोक्सिलिक का प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आ गया कौन सा अगला क्वेश्चन कौन है, ब्रोमोप्रोपेन। कौन सा है, ब्रोमोप्रोपेन। तो ब्रोमो दे रखा है, अनुलग्न लगा है, नहीं सॉरी पूर्व लगन लगा है, तो पूर्व लगन लगा है, इसका मतलब कौन सा होगा, हेलोजन वाला समूह होगा। हेलोजन में कौन आता है, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो यहाँ पे ब्रोमो दे रखा है, इसका मतलब ब्रोमीन होगा। तो ब्रोमीन क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन की जगह कहीं भी ब्रोमीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, प्रोपेन बनाएंगे सबसे पहले। अब प्रोपेन नंबर किस पे आएगा, सबसे पहले देखो मेथ एथ एंड प्रोप 3 नंबर पे है। कौन है, प्रोपेन 3 नंबर, यानी सॉरी कार्बन की संख्या कितने पे चली जाएगी, 3 नंबर पे। यहाँ पे देखो प्रोपेन दे रखा है, इसका मतलब संतृप्ति होगी है, एक क्या लगेगा, खाली सिंगल बॉन्ड लगेगा और कोई प्रक्रियात्मक समूह नहीं होगा। हो गया। उसके बाद बात आती है किसकी, ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन लगा, इसका मतलब आइन आया। आइन किस में आता है, सबसे पहले किस में आता है भाई, सबसे पहले क्या होता है, एथीन एंड क्या होता है, एथेनोइक, यही तो होता है भाई, एथीन एथेन एंड एथेनोइक। तो ये होता है सबसे। अब एथेनोइक आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, लास्ट में क्या जुड़ गया, आइन जुड़ गया। क्या जुड़ गया, आइन जुड़ गया। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, और कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन। ये हमेशा याद रखना कि वो ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कितने में लगेगा, 2 कार्बन में लगेगा। अब आप पूछोगे 2 कार्बन के ही बीच क्यों लगा, क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब इनके बीच में देख लो, मैंने यहाँ लगाया क्या, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, तो 3 ये एंड 1 ये, 4 संयोजकता इसकी पूरी। इस कार्बन पे बात आती है 3 इसके एंड 1 इसका, इसकी कार्बन संयोजकता पूरी। अब ये हम हाइड्रोजन पे लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन के तो होते हैं इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 3 हो जाता था, संयोजकता खराब हो जानी थी। इस चक्कर में क्या हो जाता, हमारा पूरा ही गलत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। आइसोमर्स में से क्या तात्पर्य, ब्यूटेन के 2 समावयवों CH4H10 की संरचना बनाइए। व्याख्या कीजिए कि एल्केन श्रेणी के प्रथम 3 सदस्यों के समयावयवी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। समयावयवी वे यौगिक हैं जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होता है। ठीक है, तो समावयवी क्या होंगे, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब समझाती की बात आ जाए, जिनका क्या चित्र तो सेम भी हो सकता है। अब समझाते में क्या होता है, सेम चित्र सेम नहीं हो सकता, उसमें क्या होते हैं कार्बन वगैरह क्या हो जाते हैं, कम ज़्यादा वगैरह ऐसे हो जाते हैं। मतलब उनका फॉर्मूला तो क्या हो जाए, तो बड़ा हो सकता है, लेकिन आकृति सेम हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेंगे भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है, ब्यूटेन के 2 समावयवी लिखने हैं। ये ब्यूटेन लिख दिया हमने, तो एक तो नॉर्मल ब्यूटेन कर देंगे, उसके बाद मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ये ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन नंबर कितने पे आता है, मेथ एथ
प्रोप ब्यूट 4 नंबर पे आता है, कार्बन की संख्या कितनी होगी 4 होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें आते हैं तो यहाँ पे देखो एक ये मिस स्प्लिट कर रहा है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन ना होके या नहीं होता, ये सीधा कार्बन उससे जुड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपीन। अब देखो आगे पढ़ लो, आइसोमर्स के निम्नलिखित नियमों के कारण हमारे पास एल्केन श्रृंखला के पहले 3 सदस्यों के आइसोमर्स नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते कि एल्केन श्रृंखला के पहले 3 सदस्यों का क्या नहीं कर सकते, आइसो नहीं कर सकते। कहते हैं ना भाई आइसोप्रोपेन, तो वो प्रोपेन कितने नंबर पे आएगा, मेथ एथ प्रोप एंड ब्यूट। तो पहले 3 अब क्या गया, प्रोप आ गए, इसका मतलब नहीं कर सकते उसका। तो ठीक है, तो पहले 3 सदस्य प्रोपेन तक हो गए, उसके बाद क्या सदस्य बनेंगे, ठीक है, उसके बाद वाले सदस्यों का आइसो कर देंगे। मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन परमाणु के बीच में क्या होना चाहिए, मूल श्रृंखला मतलब यहाँ वाली श्रृंखला, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और बाहर आप 1 या 2 कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास एल्केन श्रृंखला के पहले 3 सदस्यों को आइसो नहीं कर सकते। कैसे, पहले 3 सदस्यों को, ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है सहसंयोजक यौगिक क्या हैं, ये आयनिक यौगिकों से भिन्न क्यों हैं, इनके 3 गुणधर्मों की सूची बनाइए, ठीक है। तो सहसंयोजक यौगिक क्या है, सबको पता है क्या होना चाहिए भाई, सहसंयोजक यौगिकों वे यौगिक जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं, उनको यौगिक नहीं बोलते, उनको बंध बोलते हैं। और उनसे बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। तो सबसे पहले आ गए सहसंयोजक वे यौगिक जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। उसके बाद सहसंयोजक यौगिक आयनिक यौगिकों से भिन्न होते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। कैसे होते हैं भाई, सहसंयोजक यौगिक आयनिक यौगिकों से भिन्न होते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे को देता है, तब वो जाके वो बनता है, तो स्थानांतरण हो गया। तो अब ये सहसंयोजक में क्या होता है, सहसंयोजक में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के ना तो उसको डोनेट करते हैं ना कुछ और करते हैं, दोनों अपना स्थान पूरा करके वहीं रुक जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड बना लेते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा लास्ट, क्या बता था, उनके 3 गुणधर्मों की भी बताइए। सामान्यतः क्या होती हैं, निम्न गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होती हैं, इनकी कम होते हैं, किसके, सहसंयोजक यौगिकों के, ठीक है। उसके बाद आमतौर पर पानी में अघुलनशील या कम घुलनशील लेकिन कार्बोनेट सोलवेट्स में घुलनशील, ठीक है। तो कार्बनिक सोलवेट्स में घुलनशील ये हमारा क्या है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं बिजली का संचालन न करें, और ये क्या करते हैं, बिजली का संचालन भी नहीं करते, क्या नहीं करते, बिजली विद्युत कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे क्या हो गए, तीनों हो गए, एंड पूछा भी इसने 3 ही था। आगे देख लेते हैं, कार्बन यौगिकों की सजातीय श्रृंखला को तथाकथित क्यों कहा जाता है, एक सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों का रासायनिक सूत्र लिखिए और इन यौगिकों के उस भाग का उल्लेख कीजिए जो उनके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, छोटा छोटा करके देखते हैं। सबसे पहले कहा था इसने कार्बन यौगिकों को सजातीय श्रृंखला को तथाकथित क्यों कहा जाता है, तो आ जाएगा कार्बन यौगिकों को की सजातीय श्रेणी का नाम दिया गया है, क्यों दिया गया, क्योंकि ये समान सामान्य सूत्र, समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले होते हैं और भौतिक गुणों में क्रमिता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, भौतिक गुणों में क्रमिता, मतलब लगभग इनके क्या होते हैं, एक जैसी स्थिति होती है। अब पहले हम पढ़ चुके हैं, तो वो क्या हो गया था, भिन्नता वगैरह की बात कर रहा था। अब यहाँ पे सजाती की बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ कि कार्बन ऐसे क्या सजाती किनको बोलेंगे, कि वो कार्बन यौगिक जो क्या करते हैं, जिनके अंदर समान प्रक्रियात्मक समूह, समान सूत्र होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं और भौतिक गुणों में क्रमिता दिखाता है, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सजातीय कहलाते हैं। अब आगे देखो, प्रत्येक सदस्य क्रमागत सदस्यों में CH2 से भिन्न होता है। कहने का मतलब हर अगर दूसरा अगर कोई किसी दूसरे कंपाउंड की दूसरे यौगिक की बात करेंगे तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और जुड़ते जाते हैं, ठीक है। आगे देख लो, एक सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों का रासायनिक सूत्र लिखिए और इन यौगिकों के उस भाग का उल्लेख कीजिए जो उनके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों पर निर्धारित करता है। तो सजातीय श्रेणी के सदस्य आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ अपने भौतिक गुणों में
क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं कि जो समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं, आणविक द्रव्यमान, आणविक मतलब उसके अणु के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब नॉर्मली भाषा में क्या होता है, वजन होता है, वेट होता है, भार होता है, सबको पता है, ये तो नहीं पता तो मैंने बता दिया, ठीक है। वे सदस्य जो आणविक द्रव्यमान में वृद्धि कर देता है, क्या कर देता है भाई, वृद्धि तो अपने आप ही हो जाएगी, क्यों भाई, पहले कार्बन कम थे, पहले जहाँ पे एक कार्बन था वहाँ पे बढ़ के दो, क्या बढ़ा वहाँ पे, हमने पहले ही देखा था, हमने पहले ही देखा यहाँ पे कि क्या बढ़ जाता है, ये और बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या वही बढ़ेगा, तो इसका मतलब वेट ही बढ़ेगा। अब तुम मान के चलो, एक तुमने क्या 1 लीटर पानी डाला, उसमें और थोड़ा पानी डाल दोगे तो वेट बढ़ेगा ना, तो नॉर्मली उसकी बात कर रहा है ये, के साथ अपने भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा, वो अपने भौतिक गुणों में परिवर्तन करेगा। उनके आणविक द्रव्यमान और प्रक्रियात्मक समूह क्रमशः उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो एक तो आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वो पता लगा देगा, एंड प्रक्रियात्मक समूह उसके भौतिक और रासायनिक को निर्धारित करते हैं। ये और लास्ट वाला क्वेश्चन यही था। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे को दिखाइए, मीथेन की संरचना बनाइए। आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा मीथेन को क्लोरोफॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से समझे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना एक बार ध्यान से, कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के बंटवारे को दिखाइए, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देख लो, तो ये देखो मीथेन की बात आई है, तो मीथेन में कितने होते हैं, एक अणु होता है कार्बन का, सॉरी क्या होता है, एक ही होता है अणु, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये जो आपको अंदर सर्किल दिख रहा है, इसके क्या है, कार्बन के 2 अणु हैं, बच गए कितने, 6 नंबर पे ये होता है कार्बन, तो इसके 2 अंदर आ गए, तो बाहर कितने बचे, इसका मतलब 4 बच गए। 4 की संयोजकता तो होती है, ये चतुसंयोजकता हम पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन का गुण होता है। तो अब बात आ जाती है हाइड्रोजन्स की, तो हाइड्रोजन्स में कितने, भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उनका होता ही 1 है, तो भारी कक्षा तो वैसे ही नहीं जाने देते, वैसे ही क्या देखना। तो यहाँ पे देखो, कार्बन को अष्टांग पूरा करना है, एंड हाइड्रोजन को अपना क्या कक्षा के पूरी करना है, उसको भी अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो इसने अपने 2 ले लिए, इसने भी अपने 2 ले लिए, इसने भी और इसने भी, और हाइड्रोजन ने क्या किया, 2 तो हैं इसके अंदर, ये 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 कितने हो गए, 2 यहाँ से 6 एंड 2 यहाँ से 8, कितनी होगी दूसरी कक्षा में 8, और दूसरी कक्षा में होते कितने हैं, 8 होते हैं भाई। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, 2n² हो जाता है, n मतलब कक्षा की संख्या, तो 2n मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे दूसरी कक्षा के लिए 2², तो 2 का क्या हो जाएगा 4, एंड 4 2 जा 8, दूसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8 अणु हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, नहीं सॉरी आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा था, हाइड्रोजन परमाणु एक सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, ठीक है, बनाते हैं, जबकि कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। वही मैंने बताया, एक ही बंध बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन की बाहरी में कितने होते हैं, 4, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, चतुसंयोजक है। एक मीथेन अणु CH4 ही होता है भाई, में इलेक्ट्रॉन के 4 जोड़े साझा किए जा सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन के 4 जोड़े साझा हो रहे हैं भाई, यहाँ से देख लो हाइड्रोजन 1 दे रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी क्या दे रहा है, कार्बन भी 4 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जब मीथेन और क्लोरीन का मिश्रण पराबैंगनी प्रकाश में आता है, किसका मिश्रण, कि मीथेन और क्लोरीन का मिश्रण को पराबैंगनी प्रकाश में आता है, आमतौर पर सूरज की रोशनी एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया करती है, सूरज की रोशनी की वजह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और जैविक उत्पाद क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। जब मेथेन और क्लोरीन एक साथ क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन प्राप्त होगा, और उसके अंदर से निकलने वाला एक हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, HCl में, कहाँ पहुँच जाएगा, HCl बना देगा, मतलब 2 क्लोरीन लेंगे तो 1 क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, मीथेन में जुड़ जाएगा, और उसका एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के जो दूसरा अणु बचा उसके साथ। इसको बार बार करते रहेंगे तो ये होती रहेगी अभिक्रिया, ये देखो आगे लिखा होगा, शायद पढ़ भी देते हैं। हालांकि प्रक्रिया वहीं नहीं रुक सकती, और मीथेन के सभी हाइड्रोजन के बदले में क्लोरीन प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वही बात मैं बता रहा हूँ, जब ये हाइड्रोजन गुण सबको निकाल के वहाँ पे क्लोरीन ले सकते हैं। जैसे अगला दे रखा है CH4Cl2 एंड CH3Cl+ HCl हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पहले क्या था, ये हाइड्रोजन 4 थे, उसके बाद यहाँ जाने पे 3 रह गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया में यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ जाने के ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 बच गए देखो। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे जब 3 हुए तो फिर यहाँ पे ऐसे होते होते कम और भी होते रहेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट।